है अंधेरी रात लेकिन दिया जलाना कब मना है। किसने रोका किसने टोका, किसने रोका किसने टोका, बोलो इसकी क्या सजा है, दिया जलाना कब मना है। हमारे संविधान निर्माताओं ने व्यवस्थाएं कर दी थी कि एकमात्र चुनाव लड़ने वाले राजनीति करने वाले ही व्यवस्था नहीं बनाएंगे। संविधान में लिख कर गए थे कि जो व्यवस्थाएं हैं उसमें बुद्धिजीवी लोगों का, अच्छे लोगों का भी स्थान सुनिश्चित करके गए थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है और हमें वही पूर्ति करनी है, हमें आत्म जागृति लानी है। और प्योरिटी, जैसा कि सर ने कहा कि जो भी व्यक्तित्व यहाँ है जो खुद में संपूर्ण होता है वही दूसरों लोग के लिए सोच सकता है। और कम से कम यहाँ नगर विकास समिति, लोक अधिकार मंच जैसे दो विराट व्यक्तित्व वाले समूह हैं जो स्वयं तो संपूर्ण नहीं हैं और नगर को कुछ दे रहे हैं और दे के निष्काम सेवा कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं अब निवेदन करना चाहूँगा हमारे कार्यक्रम के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए डॉक्टर संपत लाल जी लटा साहब से कि आप बढ़ाएं और अध्यक्षीय उद्बोधन प्रदान करें। जनमत निर्माण सेमिनार के इस कार्यक्रम में आज के चीफ गेस्ट श्रीमान अनंत गणेश जी, NS राणा साहब, भगवत जी शर्मा साहब, भावना जी, आदरणीय अनुका साहब, त्रिपाठी साहब, इस हॉल में मौजूद सभी व्यक्तियों को सादर नमन। आज का जो एक सब्जेक्ट है बहुत महत्वपूर्ण और ये कह सकते हैं कि इस वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही इम्पोर्टेंट। और जैसा त्रिवेदी साहब ने जो बताया कि यह आंदोलन है और निरंतर चलने वाला आंदोलन है। उस आंदोलन में वही व्यक्ति अपना योगदान देगा जो निस्वार्थ भाव से, बिना प्रलोभन के, बिना किसी दबाव के अपना योगदान देने के लिए स्वप्रेरित होकर के और कार्य कर सकते। एक दिन का, एक घंटे का ये कार्यक्रम नहीं है। मैं साधुवाद देना चाहूंगा भरत जी को कि इन्होंने एक बीड़ा उठाया। राजसमंद नगर परिषद के चुनाव के बहाने आपने एक राष्ट्रीय स्तर की समस्या पर चर्चा के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया। मैं समझता हूं कि नगर परिषद के चुनाव का बहाना है और इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है। चुनाव सुधार हम यदि बात करते हैं ना तो नेताओं के सिर पे सर आने लग जाते हैं। क्या आप हमारी बात कर रहे हो? हम तो आपके ऊपर राज करने के लिए आए हैं। आप कौन होते हो हमारी बात करने के लिए? हमारे सुधार की बात करते हो आप? वो इस अहम में जीते हैं कि हम साधारण नागरिक नहीं हैं। और देखिए इस प्रजातंत्र की सुंदरता कि व्यक्ति जो एक साधारण व्यक्ति होता है वो जब चुन करके आता है तो अपने आप को वो साधारण व्यक्तियों से अपर समझने लग जाता है। वो समझता है कि आई हैव मोर माइंड देन अदर पर्सन्स, अदर पब्लिक्स। जबकि उन्हीं व्यक्तियों में से चुन करके आने वाला व्यक्ति अपने आप को महान समझने लग जाता है, अपने आप को बड़ा समझने लग जाता है, अपने आप को समझता है कि मेरी बुद्धि उन व्यक्तियों से ज्यादा है। जबकि इस व्यवस्था ने उसको इस स्थान पर पहुंचाया है। उस व्यवस्था का अंग होते हुए उस व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होकर के और आप और हम जो उनको चुन करके बेचते हैं उन्हीं व्यक्तियों का दोहन करना शुरू कर देते हैं। और निसंदेह आज के जितने वक्ता हैं उन सबकी एक पीड़ा जो सर्वाधिक रूप से मुझे महसूस हुई कि 5 वर्ष के लिए चुन करके आने वाला व्यक्ति
कैसे करोड़ों में खेलने लग जाते हैं। और मेरे फादर अक्सर कहा करते थे इस पॉलिटिक्स पर, he was simple as teacher, he was not a politician, कि संसद में चुनकर जाने वाले व्यक्ति पता नहीं संसद में कोई ऐसा पेड़ है उसको हिलाते हैं और उनके घर भर जाते हैं। कितना बड़ा गेम छिपा होगा। क्या चुनकर के जाने वाला गरीब व्यक्ति वहां जाने के बाद करोड़ों में खेलने लग जाता है? क्या इसके लिए इस देश आजाद हुआ? त्रिवेदी साहब ने सही कहा, हमें स्वतंत्रता वास्तविक रूप में नहीं मिली, हम आज भी गुलाम हैं। और यदि इस गुलामी को दूर करना है तो हमें ऐसे विषय को चुनना पड़ेगा और इस प्रकार की चर्चा करनी पड़ेगी कि हम कैसे डेमोक्रेटिक जो चैलेंजेस आ रहे हैं इनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। क्या वजह है कि ये नेता हमारे पर हावी हो गए? किस वजह से इस डेमोक्रेटिक फेल्योर की ओर जा रही है? आज इस सभा कक्ष में जितने व्यक्ति मौजूद हैं, एक प्रश्नावली मेरे को दी गई थी भाई भरत जी, और आई वाज सरप्राइज टू फिल अप। एक भी आंसर ऐसा नहीं है जो पॉजिटिव में जा रहा हो, एक भी आंसर। जितने क्वेश्चंस आपने लिखे हैं इसमें सारे नेगेटिव्स जा रहे हैं। इट मींस कि इट इज अ टोटल फेल्योर ऑफ डेमोक्रेसी। क्या है? क्या आप देश के वर्तमान हालत से खुश हैं? क्या आंसर है? नहीं। क्या आप देश की राजनीतिक दशा दिशा से खुश हैं? व्हाट इज दिस? क्या आप राजसमंद की वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं? क्या आप अपने शहर के राजनीतिक स्तर से खुश हैं? क्या आप किसान आंदोलन से संतुष्ट हैं? क्या राजनीतिक चुनावों में आरक्षण होना चाहिए? क्या स्थानीय चुनाव, विधानसभा, लोकसभा चुनावों के नियमों में प्रत्याशियों के साथ भेदभाव हो रहा है? क्या चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति शहर के सर्वाधिक योग्य व श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं? These are questions आपको अंदर तक हिला देंगे अगर आप गहराई से इन प्रश्न को सोचोगे कि हम कर क्या रहे हैं और अपने आसपास हो क्या रहा है। 45 नगर परिषद के सदस्यों को चुनाव होना है। आप मेरे को बताओ, एक भी व्यक्ति 45 में से क्या सेवा के लिए वो चुन करके आना चाहता है? क्या वास्तविक अर्थों में वो सेवा करना चाहता है? और जो सेवा करना चाहता है वो क्या चुन करके आ सकता है क्या? बताओ मेरे को। तो फिर ये क्या व्यवस्था है? क्या ये संवैधानिक व्यवस्था दी गई थी कि 2 राजनीतिक दल होंगे और उन राजनीतिक दलों के व्यक्ति चुन करके और इस देश का संचालन करेंगे? मैं तो कहता हूं राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा को गिरवी रख देता है उस राजनीतिक दल की, उसकी आत्मा मर जाती है। एक शब्द विप चुन करके आने वाले व्यक्ति अपनी आत्मा के अनुसार बोल नहीं सकते, अपनी आवाज नहीं उठा सकते, उनको मानना पड़ता है चाहे वो गलत है, पार्टी ने कह दिया साहब हम कुछ नहीं बोल सकते। और हमने कितनी मरतबा देखा है, हमारे स्थानीय स्तर पर देखा है, राज्य स्तर पर देखा और राष्ट्रीय स्तर पर देखा है, जब राष्ट्रीय हित की बात आती है वहां पार्टी के विप से बन जाते हैं और उसके परे जाकर के नहीं बोल सकते। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, या आप हो, या कोई सी भी पार्टी हो, आप सभी जने इस बात की गवाह है कि जहां आत्मा कहती है सब गलत हो रहा है, लेकिन के साहब हम पार्टी लाइन से आगे नहीं जा सकते, हम पार्टी लाइन को छोड़ नहीं सकते, नहीं तो पार्टी हमको छोड़ देगी। वो घेरे में बन जाते हैं, गिरवी हो गई उनकी आत्मा। क्या ये राजनीतिक व्यवस्था है? क्या इसके लिए देश आजाद हुआ था? ये बहुत विचारणीय प्रश्न है और हमें सोचना पड़ेगा। भरत जी और लक्ष्मण जी जब हमारे पास आए तो हमारा फर्स्ट प्रश्न यही था, आप ये क्यों कर रहे हो? मैंने कहा क्यों कर रहे हो? आप उदयपुर से चल करके यहाँ आए हो, निश्चित रूप से आपके मन में कुछ न कुछ पीड़ा है इस देश के प्रति, कुछ करना चाहते हो। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, त्रिवेदी साहब ने जो बात कही, डोंट सी
सी द क्वालिटी ऑफ पर्सन। 5 व्यक्ति भी यदि आपके साथ जुड़ गए, जो आत्मा से आपके साथ जुड़े हुए, जो निरपेक्ष है, जिनको कुछ नहीं चाहिए, जो करप्शन से दूर है, जो भ्रष्टाचार के दूर विरोधी है, ऐसे व्यक्ति 5 व्यक्ति पर्याप्त है। लेकिन इस आंदोलन को आप आगे बढ़ाओ, राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करो। और मैं आपको कह रहा हूं, ये हॉल ऑफ द इंडिया के पब्लिक इस बात के इंतजार में है कि कोई इस प्रकार की आवाज को उठाए, इस देश की अव्यवस्थाओं के खिलाफ उठ करके आवाज उठे कि ये देश में हो क्या रहा है। आज आपको मैं बताऊं, इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रजातांत्रिक एक शानदार व्यवस्था है, लेकिन इस शानदार व्यवस्था में धूम लग गई। उस धूम को निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अभी मेरे ऑफिस के पास में निर्माण कार्य चल रहा था सड़क का 3 या 4 दिन पहले, और आज जब मैं घूम के वॉकिंग करके आ रहा था तो मानक चौक के पास में नाली निर्माण म्यूनसिपलिटी के द्वारा किया गया। अभी आपको मैं बताऊं, आप भाई साहब ने भी कही थी आचार संहिता वाली बात, क्या आपके पास 5 साल नहीं थे जो आप चुनावी महीने में ये कार्य कर रहे हो? क्यों क्यों हो रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या आपके पास 5 वर्ष कम थे तो आप चुनावी महीने में ये काम कर रहे हो? भगवती भाई साहब ने और हमने, अनोखा साहब, आपने, त्रिपाठी साहब ने शौचालयों की आवाज उठाई। हमने शौचालय निर्माण किए को 6 से 12 महीने हो गए, जनता के लिए नहीं ओपन किए गए। सब इनोग्रेशन करना है, और इनोग्रेशन के लिए हमारे पास एप्रोप्रिएट पर्सन नहीं आ पा रहा है। तभी आपके पार्षद कहाँ जाते हैं? जब आपके चुनकर के आए हुए मेंबर हो, हम एज द पब्लिक इस आवाज को उठाते हैं, साहब ये गलत है। 1 करोड़ 18 लाख रुपए के 50 लाख रुपए के आप शौचालय बना रहे हो। एक शौचालय 50 लाख का, माल पे कौन जाएगा? 50 लाख का शौचालय, सुलभ शौचालय। और मैंने 2000 स्क्वायर फीट का निर्माण किया। मैंने 2000 स्क्वायर फीट का निर्माण 25 लाख रुपए में 1 लाख निर्माण किया। और वहां 1 मंजिला ग्राउंड फ्लोर का शौचालय 50 लाख रुपए में। आप अगर उसकी वास्तविक जांच करो, मैं समझता हूं कि 20 लाख 15 लाख रुपए भी, 20 लाख रुपए भी नहीं लगे होंगे। कौन खा रहा है? क्यों खा रहा है? हमारी नाजागरूकता की वजह से। हम लोग सजग नहीं है, इस वजह से ये सारा हो रहा है। आप मेरे को बताओ, आज से 1959 में म्यूनिसिपलिटी एक्ट पारित हुआ था, और उस समय से इस राज्य में राजस्थान म्यूनिसिपलिटी एक्ट 1959, उस समय से एक कल्पना की गई, इस नगर के लिए सुचारू रूप से कार्य करने के लिए एक कमेटी का गठन हुआ। कमेटी मतलब म्यूनिसिपलिटी बोर्ड, और उस म्यूनिसिपलिटी बोर्ड में जनता से चुन करके आए हुए प्रतिनिधि उसका संचालन करेंगे। यही व्यवस्था थी। पहले राजनीति नहीं होती थी, व्यक्ति चुन करके आते थे और सेवा भाव से कार्य करते थे। अभी क्या हुआ है? राजनीतिक दल से व्यक्ति चुन करके आ रहे हैं, सब 10 इसके 15 इसके चुन करके गए। आपको राजसमंद के कस्बे से कोई लेना देना नहीं, आपको पार्टी से लेना देना है। आपके राजसमंद के हितों के लिए कोई बात नहीं करेगा। मूल में यही गुण खा रहा है। और क्या क्या कर रहे हो? आप चुन करके आ रहे हो, लेकिन आपको परवाह ही नहीं। आपको ताज्जुब होगा ये देख करके, कौन व्यक्ति चुन करके आ रहा है? जिस व्यक्ति ने सेवा के नाम पर एक, यूं समझ लीजिए कि तगारी रेत इधर से उधर उठा करके नहीं रखी हो, वो व्यक्ति चुन करके आ रहे हैं। हमने राजसमंद में झील सफाई अभियान चलाया। जो व्यक्ति आज आवेदक है, उनमें से कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने सफाई में योगदान दिया? कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो हमने आंदोलन किए, उन आंदोलनों में आगे आकर के सक्रियता से भाग लिया, लेकिन अनुचित दबाव से, प्रभाव से, मनी से व्यक्ति फार्म भरता है, सैंक्शन हो जाता है, वो चुन करके आ जाता है, वो बैठ जाता है।
दे हैव नो नॉलेज। आप मेरे को बताओ, यहाँ के म्यूनिसिपैलिटी का जो संचालक है वो आयुक्त, हमने चुने हुए पार्षद को आयुक्त के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा है। शासक आप हो या वो, चुनकर आए हुए प्रतिनिधि आप हो या वो, एक सरकारी बंदा जो सरकार से वेतन लेकर के व्यवस्थापक के रूप में वो कार्य कर रहा है, उस व्यक्ति के सामने पार्षद अंदर एंटर करने के लिए वो क्रम में खड़े था, मेरे को अंदर आ जाओ क्या? विडंबनापूर्ण स्थिति है नहीं, मेरे को बताओ। इससे अधिक विडंबनापूर्ण स्थिति क्या होती है? एक जनप्रतिनिधि आयुक्त से कहता है कि मेरे को अंदर आने की परमिशन है क्या? और सारे निर्णय आयुक्त करता है और सारे प्रतिनिधियों को पता ही नहीं कि इसकी प्रोसेस क्या है, किस तरह से ठेका होता है, किस तरह से उसकी सैंक्शन होती है, किस तरह से उसकी क्वालिटी मेजरमेंट होता है। दे हैव नो नॉलेज। चुन करके आए, पैसे के बल पर चुन करके आ गए, जिसने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है वो व्यक्ति उसके मार्फत से पैसा निकाल लेता है। और आज एक इस प्रकार से कहा जाता है कि साहब आपने कितना रुपया विनियोजन किया है और आप कितना विनियोजन कर सकते हो। आज ये स्थिति होगी चुनाव की, और फिर हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये जनता के चुनकर के आए हुए प्रतिनिधि हमारा कल्याण कर देंगे। बहुत विडंबनापूर्ण स्थिति है, हमें बहुत विचार करना पड़ेगा। और आज यदि हम नहीं चाहते तो आप ये मान के चलो 60 साल निकल चुके हैं। 1959 में एक्ट आया था, 2020 आ गया, 21 चल रहा है, 60 साल निकल गए। 60 साल में वो स्थिति परिवर्तित नहीं हुई, बगड़ी बिगड़ी, आज स्थिति बिगड़ी हुई है। मैं आपको बताऊं, कुछ प्रश्न में लिख के लाया, कुछ समस्याएं, चूंकि मौका है, म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस होने वाले हैं, यद्यपि ये समस्या राष्ट्रीय स्तर की है, लेकिन मैं अभी लोकल लेवल की बात ही कर रहा हूं। अभी हमको पिछले 5 से 10 साल में हमने स्थिति देखी है, क्या राजनगर, कांकरोली, गोविंदा, सेवाली, संधवाड़ और गाजियाबाद, इनका क्षेत्रीय विकास संतुलित रूप से हुआ है। नहीं हुआ है, गाँव में होता ही नहीं। ये असंतुलन क्यों? दिखावटी काम करते हैं। कुछ क्षेत्र में पैसा लग जाता है, दूसरे क्षेत्र का पैसा भी किसी क्षेत्र विशेष में लग जाता है, और वो दूसरा क्षेत्र अधूरा पड़ा रहता है, वो असंतुलन का शिकार होता है। आज आप देखिए संधवाड़, सेवाली, गाजियाबाद और दूसरे जो क्षेत्र हैं जो वीरबांदी, उनकी स्थिति देखिए आप, बदतर स्थिति है, और वो म्यूनिसिपैलिटी एरिया के क्षेत्र हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्षेत्रीय संतुलन नहीं है। इसके लिए जो पार्षद चुन करके आते हैं, सबसे पहले तो उनको एजुकेट करने की जरूरत है। त्रिवेदी साहब उनको पता नहीं, हमारे पास हम जब एज ए लॉयर जब हम उनके संपर्क में आते हैं तो हमको बड़ी तकलीफ होती है, दर्द होता है, दुख होता है कि ये हमारे प्रतिनिधि है जिनको नॉलेज नहीं है कि कमीशन कैसे खा रहे हैं लोग। एक मरे हुए कुत्ते को नहीं उठवा सका पार्षद और कलेक्टर, हमने पैसा देके उठवाए। ये हकीकत है। अभी मतलब आपको पता होना चाहिए, और मैं बता रहा हूं कि ये इस देश में यदि आपको सुधार करना है तो जो चुन करके प्रतिनिधि आते हैं उन पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। भरत जी भाई साहब ने एक बात बहुत अच्छी बताई, वार्ड कमेटी, जब तक उस पार्षद पर वार्ड कमेटी का नियंत्रण नहीं होगा तब तक वो मनमानी करता रहेगा। अदरवाइज क्या होगा? अगर आपकी वार्ड में कमेटी बनी हुई है, 5 व्यक्तियों की कमेटी बनी हुई है, आपके वार्ड में कोई भी काम हो रहा है, कितने रुपए का काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका क्वांटिटी और क्वालिटी कैसी है, वो सारा का सारा उस 5 व्यक्तियों की नजर में रहेगा, उस एक पार्षद की नजर में नहीं रहेगा। वार्ड कमेटी का निर्माण होना चाहिए। और आप ये विडंबना देखिए हमारे कांकरोली शहर की, राजसमंद शहर की, 5 साल निकल गए, साधारण जो कमेटी बननी चाहिए उन कमेटियों का निर्माण तक नहीं हुआ। नहीं हुआ सर। बोलो, यह सार्वजनिक स्थान कहाँ था? और हु इज रिस्पांसिबल? वी आर रिस्पांसिबल।
विधायकों को, सांसद को चुन करके भेज देते हैं, उन पर निगाह नहीं रखते, इस प्रकार के सेमिनार आयोजित नहीं करते, समीक्षा मीटिंग नहीं करते कि साहब ये चुन करके गया वो प्रतिनिधि को 1 वर्ष हो गया, इस 1 वर्ष की उपलब्धता में हम इस प्रकार के सेमिनार आयोजित करते हो, उसको बुलाते हैं, आओ तुम इधर आओ और हमको बताओ तुमने 1 साल में क्या किया और व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लानिंग फॉर 1 ईयर। उस आगामी 1 साल के लिए तुम्हारी प्लानिंग क्या है? ये जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपका लोकतंत्र असफल होता रहेगा। हमें इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर के हम अपने नियंत्रण स्थापित कर पाएंगे। अदरवाइज ये क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ता रहेगा, लोगों की जेबें भरती रहेगी, ये पार्षद, आयुक्त और दूसरे व्यक्ति मिलीभगत करके कमीशन के नाम पर पैसा खाते रहेंगे और 20 लाख रुपए की लागत लगा करके 50 लाख के शौचालय बनाते रहेंगे और बनने के बाद भी 1-1 साल के शौचालय इसलिए पड़े रहते हैं कि हम लोगों ने कभी समीक्षा मीटिंग नहीं की। अभी बता दूं, ये व्यवस्था ऐसे चलने वाली नहीं है। ये चुनकर के जाने वाले व्यक्ति किसी भी तरह से आओ, कितना भी पैसा लगाओ, हमारे को मतलब नहीं। हमारे को तो कंट्रोल करना है कि जो चुन करके जो आया वो प्रतिनिधि है वो ढंग से काम करे, और यदि तुम ढंग से काम नहीं कर सकते हो तो आपको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। ये जो चीजें हैं आपको मैं बताऊं, क्या क्या नहीं बताऊं, हमने तो इतना स्टडी किया हुआ है त्रिवेदी साहब राजसमंद के ऊपर। आज आप नौचौकी की बात करते हैं, नौचौकी की पाल इतनी सुंदर जगह है, सैकड़ों मरतबा हम लिख चुके हैं साहब उसको गार्डन डेवलप करो पीछे की तरफ, वो बड़ा हुआ ऐसे कैसे। हर बार आते आश्वासन, हाँ हम कर रहे हैं, प्लानिंग भेजा हुआ है, खंबे टूटे हुए हैं, स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने, उनको सुधारने की बात कही, सब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जब तक उनकी अनुमति नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं कर सकते, कहीं कुछ नहीं। और कहा आप मेरे को बताओ, एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ, मेरी कल्पना है 2041 में इस राजभवन को आप कैसा देखना चाहते हो इसका आपको इमेजिन करना पड़ेगा अभी, और उसके अनुरूप आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। कैसी सड़कें चाहते हो? आने वाला समय एयर कार का होने वाला है, जो आप आज हेलीकॉप्टर और वायुयान में उड़ रहे हो, 2041 में हो सकता है कि कार आपके आसमान में उड़ जाए। उस समय ये जो व्यवस्था है बेकार, आपको भूमिगत केबल स्थापित करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की भूमिगत पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी, सारे के सारे जो खंभे आपके चारों तरफ बिखरे हुए हैं, लगे हुए हैं, वो सारे के सारे खंभे हटाने पड़ेंगे। क्या व्यवस्था है? कैन यू इमेजिन इट? कभी सोचा कभी किसी ने साहब ये सारे की सारी व्यवस्था खत्म करो? आज एक छोटी सी बरसात आती है, थोड़ी सी आंधी तूफान आता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी गुल। व्हाट इज दिस? इस देश को आजाद हुए इतने वर्ष हो गए, उसके बाद भी हम इस स्थिति में हैं। क्या भूमिगत केबल स्थापित नहीं कर सके? ये खंभे नहीं हटा सकते हो? रोड क्या बिना नालियों के नहीं हो सकती? और जो आपने बिना नालियों के लिए जो यहाँ पे पैसा लगा है उसका क्या हुआ? कौन रेस्पॉन्सिबल? क्या खड्डे रहित सड़क नहीं हो सकती? आज हम इस देश, आज इस काकोली रास्ते में हम क्या देख रहे हैं? खड्डे में सड़क है या सड़क में खड्डा? What is this? ये स्थिति क्यों है? ये सामुदायिक भवन बन सकते हैं, साहित्यिक संस्था के एक भी भवन नहीं है। हाँ सर, काम नहीं है। अभी आप देखो, आपने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, हमने भी उसमें शरीक हुए। साहब यहाँ पे मिनी बस चलनी चाहिए, काफी प्रयास से मिनी बस चली और थोड़े समय चलने के बाद बंद हो गई। आज आपको 50 फीट रोड पर, 100 फीट रोड पर ऑटो क्यों नहीं मिलता है? आगे जाने के लिए ऑटो क्यों नहीं मिलता है? क्यों नहीं मिलता है? क्यों व्यवस्था बंद हो गई? ये पार्षद कहाँ गए? जो आवाज हम उठाते हैं वो पार्षद क्यों नहीं उठाते? विधायक क्यों नहीं उठाते? सांसद क्यों नहीं उठाते? और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज ये सारी जो अव्यवस्थाएं हैं, मिनी बस का संचालन नहीं है, 50 फीट 100 फीट रोड, आरके हॉस्पिटल जाने के लिए किसी प्रकार का कोई ऑटो नहीं,
गरीब आदमी परेशान हो जाएगा। आपने यहाँ से हॉस्पिटल उठा करके 7 किलोमीटर दूर भेज दिया और कस्बे के लिए कोई हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं। हमने संघर्ष करके हॉस्पिटल, किशोर नगर वाला हॉस्पिटल चालू रखवाया। सीएससी के लिए डिमांड करे सर, उसको सीएससी को 24 आवर्स खुला रहना चाहिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। एक्सरे मशीन बड़ी खराब हो गई, लेकिन कोई चालू करने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। ये प्रतिनिधि क्या करते हैं? क्यों नहीं? ये जो चीजें हमारे दिमाग में आती है, त्रिपाठी साहब के दिमाग में आती है, आपके दिमाग में आती है, आपके दिमाग में आती है, इन लोगों के दिमाग में क्यों नहीं आती? और क्यों इस प्रकार की जो मीटिंग्स होती है, इनके जनरल हाउस की जो मीटिंग होती है, उन मीटिंग्स में ये बातें क्यों नहीं उठती है? कैसे विडंबनापूर्ण स्थिति है कि चुन करके आने के बाद आपका स्वागत सत्कार हो जाता है, आप माला पहन लेते हो, लेकिन आप इस बात का शपथ नहीं लेते हो कि साहब मैं राजसमंद के कस्बे के विकास के लिए कार्य करूंगा या करूंगी। तन मन धन से मैं सब कुछ समर्पित कर दूंगा सेवा में। और जब तक ये सेवा भाव नहीं आएगा, तब तक त्रिवेदी साहब ने सही कहा, तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। आत्मा से, इधर साइड से जब तक ये आवाज नहीं उठे कि हाँ मेरे को सेवा कार्य करना है, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और इसको जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। आप पार्षद चुन करके आके, इसका मतलब यू आर नॉट द स्पेशल पर्सन। ऐसा नहीं है कि आप विशिष्ट पर्सन हो इस वजह से चुन करके आए। विशिष्ट परिस्थितियां थी, 2 या 3 व्यक्ति थे, उनमें से लेस इवेंट्स को चुनना था, तो आपको चुन करके आ गए। कोई बड़ी बात नहीं की आपने। लेकिन इन समस्याओं के लिए कौन जिम्मेदार? क्या खड्डा रहित, नाली रहित, तो खंबा रहित सड़क हमको मिल सकेगी? ये जो सारी व्यवस्था है, आज राजसमंद झील से पानी 42 गांव के किसानों को पानी जाता है। कभी किसी ने सोचा है जिस नहर से पानी जाता है वो नहर का निर्माण कब हुआ? और उसकी मरम्मत कब हुई? 1965 में नहर बनी, मेरे जन्म से पहले 55 साल हो गए, उसकी मरम्मत नहीं। आपका 1 रुपये जितना पानी जाता है, वो 10 रुपये, 10 पैसे में जो पानी की सिंचाई हो सकती है, वो पानी 90% पानी आपका वेस्ट हो रहा है। उस जो नहर बनी हुई है, वो नहर डैमेज है, कोई सुनने वाला नहीं। शहरों में पानी जाता है, गाँव में देखा है। नो ट्रांसपेरेंसी, नो अकाउंटेबिलिटी। तो ये चीजें हमें देखना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि अब स्वर्णिम राजसमंद बन सकता है। आज मैं अपनी बात को समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आगे की तरफ बढ़ूंगा। हमने लोक अधिकार मंच राजसमंद की जब हमने 2000 में स्थापना की थी, तो हमने 2005 में 2005 एक हमने इसी प्रकार की एक मीटिंग की थी। 5 या 7 10 व्यक्ति थे, हमको ज़्यादा नहीं। उस समय हमने यही विचार किया था कि हम आने वाले समय में राजसमंद को कैसा देखना चाहते हैं। और उस समय हमने 4 संकल्प लिए थे, 4 लाइफलाइन। फर्स्ट वाज राजसमंद लेक, सेकंड वाज ब्रॉड गेज, थर्ड वाज 4 लेन, फोर्थ वाज मार्बल मंदिर। और आप देखो कि हम 2005 से लेकर के 2020 के दरमियान हमने ब्रॉड गेज के लिए काफी कुछ लिखा, पूरी इतनी बड़ी फाइल हो गई हमारे पास। 4 लेन के लिए हमने काफी कुछ प्रयास किए, और उन प्रयासों के फलस्वरूप हमारे पास सारा रिकॉर्ड, नरेंद्र सिंह जी के पास सारा रिकॉर्ड अवेलेबल। ये जो 4 लेन निकली है आपकी, वो हमारे प्रयासों के बाद ही वहाँ पर गति आई और वो सारा हुआ। राजसमंद लेक के लिए हमने जागृति अभियान चलाया, 7 फीट तक पानी को रिजर्व किया, और पानी की आवक को सुनिश्चित करने के लिए जो हमने आंदोलन किया था, और सरकार को जब ये लगने लगा कि हमारा वोट बैंक प्रभावित होगा, तो उन्होंने 9 से 10 करोड़ रुपए इस नहर की मरम्मत के लिए दिए। यद्यपि उसमें भी प्रॉब्लम है, वो पैसा सारा का सारा उपयोग नहीं हुआ, उसमें थोड़ा बहुत। तो ये जो चीज़ है
कि भाई भरत जी ने जो बीड़ा उठाया उसको हम अपने हाथ में लें और इसको पूरा सहयोग दें। लोक अधिकार मंच के जो पदाधिकारी हमारे यहाँ मौजूद है और जो सदस्य आज नहीं आ पाए हैं, उन सबको हम लोग इस बात के लिए प्रेरणा देंगे कि ये जो राजसमंद नवनिर्माण की जो योजना है, एक तरह से ये जो प्लानिंग है, उस पर हम कार्य करें। हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि है उन पर हम नकेल बराबर कस के रखें। यदि वो भ्रष्टाचार की तरफ जाते हैं, करप्शन की तरफ जाते हैं, गलत गतिविधियों की तरफ जाते हैं, तो उन पर हम बराबर नियंत्रण बना के रखें। ऐसे व्यक्तियों को चुन करके लाएं जो निर्भीक हो, ईमानदार हो, सेवा के प्रति समर्पित हो। और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम भरत जी से भी निवेदन करेंगे कि इस जागरूकता अभियान को केवल चुनाव तक सीमित नहीं रखें, चुनाव के बाद भी आगे चलाना, इसको आगे चलाना। और जो चुनकर के प्रतिनिधि आते हैं उन प्रतिनिधियों को अपने को एजुकेट करना है। और उसमें मेरी जितनी सेवाएं हैं एज अ लॉयर मैं देने को तैयार हूं। आप जब भी मेरे को बुलाएंगे मैं तैयार हूं। और उन लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज योर राइट्स, व्हाट इज द मेथड जिसके द्वारा आप प्रशासन और शासन को आप कंट्रोल कर सकते हो। ये सारे कलेक्टर, एसपी, ये जो न्यायिक अधिकारी है, ये सब लोक सेवक है, आप उसके नियंत्रक हो। तो जब तक आप इन लोक सेवकों पर नियंत्रण नहीं करोगे तब तक आप पे हावी होते रहेंगे। और एक विडंबनापूर्ण स्थिति और बताता हूँ,